नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी, आपका मित्र एक बार फिर आप सभी के बीच एक नए विषय को लेकर आया हूं। साथियों, इस वीडियो में हम एक रियल स्टोरी के तहत बात करेंगे और रियल स्टोरी हमारे देश में जो लोग अपनी अपनी क्षमताओं के विपरीत भी, परिस्थिति के विपरीत अपना जीवन यापन करने के बाद देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बने हैं। और इस सीरीज में राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक और ऐसे लोगों की जीवनी के बारे में बात करूंगा और एक अध्ययन शुरू किया है कि देश निर्माण की प्रक्रिया में एक सकारात्मक और नकारात्मक तौर पर जो जो भूमिका रही हैं उन भूमिकाओं के लिए और तथ्यों के आधार पर मैं इस सीरीज में बात करने की कोशिश करूंगा। और ये सीरीज आपको हमारे फेसबुक के पेज पर या फेसबुक अकाउंट पर, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर और यूट्यूब चैनल, इन सभी चीज़ों का मैं आपको एक लिंक और इनका डिटेल मैं आपको दे दूंगा। ये सीरीज आपको इन्हीं तमाम चैनलों पर मिलेगी, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और एक कोशिश है, एक प्रयास है और आप जरूर इसको थोड़ा देखें और सराहें ताकि मुझे भी एक आत्मबल मिलेगा और एक नया एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर मैंने ये प्रयास शुरू किया है। साथियों, एक सत्य घटना पर आधारित एक बात करते हैं। यूं तो आपके आसपास या आपके जीवन में, आपके पास पड़ोस में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में बहुत से ऐसे व्यक्तित्व रहते होंगे जिन्होंने अपने जीवन में बड़े अभूतपूर्व और मूल्यवान कार्य किए हैं, लेकिन उनका भी उल्लेख नहीं है। और उल्लेख है भी तो हमारे जहन में, हमारे अध्ययन में उन लोगों की सब चीजों के योगदान के विषय में हमारे जहन में या हमारे संज्ञान में कोई चर्चा नहीं आई है। और यदि आपको ऐसे विषय लगते हो तो आप निश्चित तौर पर हमें सब चीज़ों के कमेंट बॉक्स में और उन सब चीज़ों के बारे में आप लिख के भेज सकते हैं कि किस विषय पर हम नए वीडियो को लेकर आए। और कोशिश होगी कि एक ऐसे तथ्यात्मक, भावनात्मक और रिश्तों को सजोने वाली हमारे परंपरागत चीज़ों को मैं लेके आऊँ जो कि प्रैक्टिकल भी हो, तार्किक भी हो। और तार्किक होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तर्क के साथ ही हम किसी चीज को प्रस्तुत करेंगे तो उस पर लोग भरोसा भी करते हैं, उसका लोग अनुसरण भी करते हैं। यूँ तो भावनात्मक बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन सब चीजों के विषय में हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे तमाम विषय हैं जिन विषयों के यदि हम छुएंगे तो सीरीज बड़ी लंबी हो जाएगी और हमारी रुचि और अरुचि का विषय भी हो सकता है। और यह आवश्यक नहीं है कि आप तमाम तथ्यों के साथ सहमत ही हों, लेकिन असहमति का भी एक अपना जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सहमति असहमति अपने स्थान पर है, लेकिन एक प्रस्तुतिकरण और एक छोटा सा एक मुहिम तैयार कर रहा हूँ जिसमें अध्ययन करके और अध्ययन के साथ तथ्यों के साथ आपके बीच आने की कोशिश करूँगा। तो हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी के बारे में, आज के एक व्यक्तित्व के बारे में। आप वीडियो में अंत तक जरूर रहें। यदि आपको ये सब चीज़ हमारा वीडियो में पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल पे मैं दे दूंगा लिंक, उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और फेसबुक पर पेज पर या फेसबुक अकाउंट पर प्रवीण कुमार खरे के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है, उस पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर PK कांग्रेस 79 करके हमारा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप वहाँ भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। एक सत्य घटना पर आधारित कहानी को लेकर मैं बात कर रहा हूं। और एक क्लास के दरमियान एक गेस्ट क्लास में आता है और वो क्लास तमाम छात्रों से भरी हुई होती है। वो तमाम छात्र
जो है उस गेस्ट को बड़ी बारीकी से देख रहे होते हैं और उनको देखते हुए कुछ सवालात करते हैं और उन सवालात के बावजूद कुछ सवाल ऐसे निकल कर आते हैं जो जीवन के व्यक्तिगत क्षणों को और व्यक्तिगत अनुभवों को और व्यक्तिगत संघर्षों को उस सवाल के दौरान देखा जा सकता है। बच्चे पूछते हैं कि मैडम आप मेकअप क्यों नहीं करते हैं। ये वार्तालाप है टीचर सुश्री रानी सोयामाई जो कॉलेज के छात्रों से बातचीत करती हैं। इन बात के अंश में उनके जीवन के व्यक्तिगत संघर्ष, उनके पारिवारिक संघर्ष के पर रोशनी डालेंगे। टीचर सुश्री रानी सोयामाई अपने क्लास के छात्रों से, कॉलेज में छात्रों से बातचीत करते हुए, टीचर सुश्री सोयामाई ने कलाई पर घड़ी के अलावा कोई और आभूषण नहीं पहना था। सबसे ज्यादा छात्रों को यह आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फेस पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने अपनी बाहरी सुंदरता को बढ़ाने के लिए मेकअप भी नहीं किया था और भाषण अंग्रेजी में था। उन्होंने केवल बस 1 या 2 मिनट बोला, लेकिन उनके शब्द बड़े दृढ़ संकल्पित थे। उनके प्रत्येक शब्द में बड़ा दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। लोगों को एक नया अनुभव और लोगों को उनके संघर्ष के बारे में उन शब्दों के माध्यम से जानने में एक जिज्ञासा पैदा हो रही थी। फिर बच्चों ने उनसे कुछ सवाल पूछे। बच्चों ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने अपना जवाब दिया कि मेरा नाम रानी है और सोयामाई मेरा पारिवारिक नाम है और मैं उड़ीसा की मूल निवासी हूं। उन्होंने कहा बच्चों से कि और कुछ पूछना है? तो दर्शकों में एक दुबली पतली सी लड़की खड़ी हुई। उन्होंने कहा पूछो बच्चे। तो उस दुबली पतली सी बच्ची ने एक सवाल किया कि मैडम आप मेकअप क्यों नहीं करते हैं? यह सवाल सुनते ही उस क्लास में मौजूद टीचर का, जो बच्चों से संवाद कर रही थी, चेहरा अचानक पीला पड़ गया और पतले माथे पर पसीना आ गया और उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और क्लास में मौजूद छात्र अचानक चुप हो गए। ये सब देखकर अचानक चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने टेबल पर रखी पानी की बोतल से थोड़ा सा पानी पिया और उसने धीरे से छात्र को बैठने का इशारा किया। फिर वह धीरे से बोलने लगी, अपना परिचय देने लगी। जब उन सवाल का जवाब देने लगी जो लड़की ने पूछा कि आप मेकअप क्यों नहीं करते हैं, उन्होंने कहा कि तुमने एक परेशान करने वाला सवाल पूछा है और यह सवाल है जिसके जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता और मुझे जवाब में तुम्हें अपनी जीवन कहानी सुनानी है। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी जीवन कहानी के लिए अपने कीमती 10 मिनट दोगे, निकालने के लिए तैयार हो? ये उस क्लास में मौजूद टीचर ने कहा उस छात्रा के सवाल के जवाब पर कि यदि आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो मुझे 1-2 शब्दों से जवाब नहीं दिया जा सकता, आपको मेरी जीवन कहानी सुनानी पड़ेगी। तो सारे छात्रों का एक आवाज आया कि हम तैयार हैं 10 मिनट निकालने के लिए। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि मेरा जन्म उड़ीसा के एक आदिवासी इलाके में हुआ था। गवर्नर ने रुककर दर्शकों की ओर देखा। मेरा जन्म कोडरमा जिले के आदिवासी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था जो मीका खदानों से भरा हुआ था और मेरे माता पिता दोनों एक खनिक थे और मेरे 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जिसमें बारिश होने पर पानी टपकता था और मेरे माता पिता बहुत कम वेतन पर खदानों में काम करते थे क्योंकि उन्हें कोई और काम नहीं मिल पाया था और खदानों में काम करने का वाला जो काम था ये बहुत गंदा था। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि जब मैं 4 साल की थी तब मेरे पिता, माता और 2 भाई
कई बीमारियों के कारण बिस्तर पर थे। उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि यह बीमारी खदानों में मौजूद घातक मीका धूल के नाक के द्वारा अंदर जाने से होती है। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे भाई बीमारी से मर गए। ये सब बताते हुए, दर्दनाक लम्हों को याद करते हुए एक छोटी सी आह भरकर उन्होंने बोलना बंद कर दिया और अपने रुमाल से नम आंखों को पोंछा। आगे बताया कि ज्यादातर दिनों में हमारा भोजन सादा पानी और 1 या 2 रोटियां हुआ करती थी। मेरे भाई, उनके 2 भाई थे, मेरे दोनों भाई गंभीर बीमारी और भूख के कारण इस दुनिया से चले गए। मेरे गांव में डॉक्टर तो छोड़िए, सरकारी स्कूल भी नहीं था। क्या आप ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां स्कूल, अस्पताल या शौचालय और बिजली ना हो? ये सब छात्र बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे और उनके शब्दों में जो परिचय देने का, जो सवाल का जवाब देने के शब्दों में संघर्ष को देखने का काम कर रहे थे, अनुभव करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन मेरे पिता ने मेरा भूखा चमड़ी और हड्डियों से लथपथ हाथ पकड़ा और मुझे टीन की चादरों से ढकी एक बड़ी खदान में ले गए। यह एक अभ्रक की खदान थी और जिसने समय के साथ बदनामी भी हासिल की थी, क्योंकि उसमें खदानों में काम करते हुए कई लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। एक पुरानी खदान थी जिसे खोदा गया और जो अंतहीन रूप से पाताल की तरफ फैली हुई थी, और मेरा काम नीचे की छोटी छोटी गुफाओं में रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था, और यह केवल 10 साल से कम उम्र के बच्चे ही कर पाते थे। उनके लिए संभव होता था क्योंकि उनकी गुफाएं जो खदान के अंदर थी बहुत छोटी छोटी थी, जहां बड़े लोगों का जाना संभव नहीं था। अपने जीवन में मैंने पहली बार भरपेट रोटियां खाई, लेकिन उस दिन मुझे उल्टी हो गई। जिस समय मुझे प्रथम श्रेणी में होना चाहिए था, मैं अंधेरे गुफाओं में, खदानों में घुसकर अभ्रक इकट्ठा कर रही थी, जहां मैं जहरीली घातक बीमारियों से भी लोग मर जाते हैं, ऐसी खदानों में जाकर हमें काम करना पड़ता था और जहरीली धूल में सांस लेना पड़ता था। और कभी कभार खदानों में भूस्खलन हो जाता था और दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों का मर जाना असामान्य नहीं था, यह वहां के लिए सामान्य बात थी। दिन में 8 घंटे काम करने के बाद आप कम से कम एक बार के भोजन के लिए कमा पाते थे। मैं भूख और हर दिन जहरीली गैसों में सांस लेने के कारण दुबली और निर्जलित हो गई थी। 1 साल बाद मेरी बहन खदान में काम करने लगी। जैसे ही मेरे पिता थोड़े ठीक हुए, स्वस्थ हुए, ऐसा समय आया कि मेरे पिता, माँ, बहन और मैं एक साथ सभी लोग हम काम करते थे। हम बिना भूख के रह सकते थे, लेकिन काम भी जरूरी था। लेकिन किस्मत ने हमें दूसरे रूप में परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब तेज बुखार के कारण काम पर नहीं जा रही थी, अचानक बारिश हुई और खदान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों पर खदान के गिरने से सैकड़ों लोग मारे गए। उनमें मारे हुए लोगों में मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी बहन भी शामिल थी। रानी सोयामाई की दोनों आंखों से अब आंसू बहने लगे थे, जो कि दर्दनाक अपने जीवन का एक किस्सा सुना रही थी। वो छात्र जो दर्शक की तरह और देख रहे थे, हर कोई सांस लेना भूल गया। कई लोगों की आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। उन्होंने कहा कि आगे याद रखना होगा आपको कि मैं सिर्फ 6 साल की थी और आखिरकार मैं सरकारी अगाती मंदिर पहुंची, जहां मेरी शिक्षा हुई। 6 साल की उम्र में सरकारी अगाती मंदिर पहुंचकर उनकी शिक्षा शुरू हुई और मैंने अपने गांव में ही पहली अक्षर पद्धति को उन्होंने सीखा। आखिरकार यहाँ आज के दौर में आपके सामने तो एक सुंदर स्कूल भवन और आपके सामने सिखाने के लिए टीचर है। आप सोच रहे हो कि इसका और इस बात का क्या संबंध है कि मैं मेकअप
का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तो उन्होंने छात्रों की तरफ देखते हुए कहा कि अपनी शिक्षा के दौरान एहसास हुआ कि उन दिनों अंधेरे में रेंगते हुए मैंने जो सारा अभ्रक इकट्ठा किया और उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों में किया जा रहा था। अभ्रक पहला प्रकार का मोती जैसा सिलिकेट खनिज है। कई कॉस्मेटिक कंपनियों के द्वारा पेश किए जाने वाले खनिज मेकअप में आपकी त्वचा के लिए चमकीला रंग बनाने बहुरंगी अभ्रक आता है, जिसे 20,000 छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर गहरी खदानों की गुफाओं में घुसकर इकट्ठा करते हैं। गुलाब की कोमलता उनके जले हुए सपनों और उनके बिखरते जीवन और चट्टानों के बीच कुचले गए उनके मांस और खून के साथ आपके गालों पर फैलती है। खदानों से बच्चों के हाथों में उठाए गए लाखों डॉलर के अभ्रक का इस्तेमाल आज भी किया जाता है हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अब आप ही बताइए कि मैं अपने चेहरे पर मेकअप कैसे लगाऊं? मैं अपने भाइयों की याद में पेट भरकर कैसे खाऊं जो भूख से मर गए थे? मैं अपनी माँ की याद में महंगे और रेशमी कपड़े कैसे पहनूं जिन्होंने कभी फटे कपड़े के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था? जब रानी सोयामाई चली गई तो पूरा छात्र के क्लास जो दर्शक की मुद्रा में थे अनजाने में खड़ा हो गया। उनके होंठों पर एक मुस्कान थी और आंखों में आंसू पोंछे बिना उनका सर ऊंचा था। ओडिशा में अभी भी उच्चतम गुणवत्ता वाला अभ्रक खनन किया जाता है, जिसमें 20,000 छोटे से अधिक छोटे बच्चे स्कूल जाने के बिना वहां काम करते हैं, वे मर जाते हैं, कुछ भूस्खलन के कारण और कुछ गंभीर बीमारी के कारण। ये भावुक सा एक पल था जो उन्होंने अपने मेकअप न करने के बारे में बताया। इसके पीछे पारिवारिक कहानी भी थी। इसके पीछे विभिन्न परिस्थितियों में वो काम कर रहे उन बच्चों की और परिवारों की कहानी थी कि जो 2 वक्त की रोटी के उपार्जन के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं, चाहे उनके पिता हो, माता हो या बच्चे हों। जब खेलने खाने की उम्र होती है और जब वो पढ़ने लिखने की उम्र होती है तो उन बच्चों को खदानों की गुफाओं में जाकर अभ्रक को इकट्ठा करना पड़ता है। सोचिए कितना दर्दनाक होता है। यदि हमें और आपको एक कमरे के अंदर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है तो हम 5 और 7 मिनट में छटपटा जाते हैं और रोशनी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सोचिए उन बच्चों की मनोदशा का क्या हाल होगा जिनको ये पता होता है कि उनको उपार्जन के लिए, उनको भरण पोषण के लिए जिन खदानों में जहरीली गैस निकलती है, उन खदानों में की गुफाओं में जाकर अभ्रक इकट्ठा करना है, तब उनके घर में चूल्हा जलेगा। और उनको ये भी पता है कि यदि मैं इन गुफाओं में गया या गई तो भूस्खलन भी हो सकता है और जिससे हमारी मौत हो सकती है। और कई उनके सामने मृत्यु के उदाहरण भी आते हैं। और भूस्खलन ना भी हो तो जहरीली जो गैस के का स्राव होता है, उस स्राव से भी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ये मार्मिक कहानी और संघर्ष की कहानी जब निकल कर आई तो वही रानी सोयामाई जो क्लास में छात्रों को अपनी कहानी के बारे में बता रही थी और जो उनका सवाल था एक छात्रा का क्लास में कि आप मेकअप क्यों नहीं करते, जवाब दे रही थी, वो कई साल बाद भारत गणराज्य की राष्ट्रपति बनी। जी हाँ, वो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात कर रहे थे। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की ये उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानी थी। साथियों, आपको ये छोटा सा कहानी का वो कैसा लगा हमारा ब्लॉग या वीडियो, और आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट जरूर करके बताएं, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें
शेयर करें, कमेंट करें, अपने साथियों को भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञानवर्धक चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे। और आपके लाइक और कमेंट का हमें ज़रूर इंतजार रहेगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें उत्साहवर्धन देता है और जिज्ञासा जाहिर करता है कि हम और अध्ययन को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ जय हिंद साथियों, जय जगत साथियों।